अब जो सोर्सेज है लिटरेचर, जैसे सोर्सेज है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की जो सोर्सेज है उसके भी टेबल्स बनाए गए हैं कि उसको भी और कितने सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो हम उसको भी समझ लेते हैं। झाड़ू कहाँ है ये? अच्छा यहाँ से हो जाएगा, सही करें, क्लियर करना है। ऑल द नोट्स झाड़ू से साफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सिद्धिविनायक। ठीक है, एक चार्ट बनाइए, मेरे साथ साथ बना लीजिए, इसके बाद हम इस पर बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। चलिए आइए समझ लेते हैं। ठीक है, लाइट नहीं आ रही है ना किसी तरह फालतू की लाइट, चमक सही आ रहा है ना? गुड। अभी बहुत सी चीज़ें कभी एक दिन एक आध घंटा अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे ना फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जब इतिहास को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इतिहास का निर्माण करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि दो ही मेन चीज़ें हैं, एक तो लिटरेचर का सोर्स हो गया और दूसरा आर्कियोलॉजी का सोर्स हो गया, यानी जो हमें खुदाई से, ज़मीन के अंदर से या किसी भी सोर्स से जो चीज़ें मिलेगी हम उसके आधार पर, लिटरेचर के आधार पर और आर्कियोलॉजी के आधार पर चीज़ों को, इतिहास को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसका सोर्सेज में दो हो गया, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल, और इन्हीं दो बेसिस पे हम हिस्ट्री का डिवीजन भी कर रहे थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो अब लिटरेरी सोर्सेज देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सिंपल सा बस डिफिनीशन है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे पेंटिंग्स हो, क्वाइंस हो, पॉटरी हो या कोई टेराकोटा इमेज हो, टेराकोटा मतलब कि मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने के आकार की चीज़ों को टेराकोटा कहा जाता है। जैसे बनावली से हल का टेराकोटा प्रतिमूर्ति मिली थी, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे, जो कि हम बता रहे थे, तो बनावली से। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में कोई डाउट नहीं होगा। आर्कियोलॉजी मतलब कि जो भी पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं उसको हम आर्कियोलॉजी में या आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में रखते हैं। अब आते हैं मेन लिटरेरी सोर्सेज पे। तो लिटरेचर जो होगा वो दो तरह के होगा, एक इंडिजीनियस पीपुल लिख रहे हैं और एक जो है फॉरेनर्स जो ट्रेवल कर रहे हैं भारत में वो लिख रहे हैं। तो एक हो गया फॉरेनर, तो जो विदेशी आए थे उन्होंने क्या लिखा उसको हम कहेंगे फॉरेन लिटरेचर, और जो भारत के लोगों ने लिखा उसको हम कहेंगे इंडिजीनियस लिटरेचर। ठीक है, ठीक है। तो फॉरेन यानी जो विदेशियों के द्वारा लिखा गया और जो इंडिजीनियस लिखा गया। अगर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, जब आगे आप पढ़ते हैं तो आपसे इन्हीं लिटरेचर्स की किताबों को पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंस की होती हैं। ये नहीं है कि सारा 500 किताबों को रटना है, वो जो रिलेवेंट, जितनी ज़्यादा रिलेवेंट होगी वो उतनी बार पूछे। जैसे ये इंडिका है, आप अगर प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे तो इंडिका बार बार पूछा गया है, क्योंकि इंडिका जो है इसको लिखा था मैगस्थनीज ने। किसने लिखा था? और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी जो एक सीरिया का व्यक्ति था सेल्यूकस निकेटर, उसके राजदूत के रूप में ये बिंदुसार के दरबार में आया था, एंशिएंट इंडिया में आया था, और उसने जो भी दरबार में देखा उसको उसने किताब में अपने लिखा। ये इंडिका हमें मूल रूप से नहीं मिलती है, मूल रूप से इंडिका का अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके लोगों को ने उनको जो कोट किया है उस कोट के आधार पे हम मानते हैं कि इंडिका में ये बातें लिखी गई होंगी। जैसे होता है ना कि रामायण में ऐसा लिखा है, हमने लिखा किताब, हमने रामायण का रेफरेंस दे दिया, तो ये ओरिजिनल बुक नहीं मिलती है, इसका कोट्स मिलता है। लोगों ने उस बात को अपनी किताबों में लिखा है कि इस सोर्स में ऐसी बातें लिखी गई थी। ठीक है, तो इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज। ये आएगा, हम प्रिंट में दे देंगे, इसमें कहीं मेंशन होगा, जो मैं कल PDF बनाऊंगा ना तो उसमें दे दूंगा। मेगास्थनीज है, MEGASTHNISE, मेगास्थनीज। ठीक है, तो ये हो गया फॉरेन लिटरेचर में, ये एक एग्जांपल हो गया। बहुत से फॉरेनर्स आए और बहुत से उन्होंने किताब लिखा, खास करके मेडुअल काल में जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने पूरे दरबार के बारे में जो वर्णन किया है वो उन्हीं का है। इन्हीं में एक और किताब आता है जो कि अच्छा ये तो हो गया फॉरेनर। अब हमें इंडियन जो सोर्सेज है उसको हम इंडिजीनियस कहते हैं, जो अपना सोर्स होता है इंडिजीनियस। इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का एक टर्म आता है जब आप टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। तो इंडियनाइजेशन क्या होता है? जैसे मशीन है, आप अगर बाहर में देखते हैं तो एक ऑटो चलाते हैं लोग और वो मॉडिफाई कर दिए हैं, जैसे कि ठेला में मशीन फिट कर दिए हैं और वो रन करता है, देखें कभी नोटिस किया है? तो ये इंडियनाइजेशन है, मतलब वो मशीन तो विदेशी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया, उसको हमने देसी में कन्वर्ट कर दिया, जो उस कन्वर्जन को ही इंडियनाइजेशन कहते हैं। तो इंडियन मतलब कि अपना होना। तो इंडियनाइजेशन, इंडिजीनियस सोर्सेज की बात करें तो दो तरह के लिटरेचर मिलते हैं। एक जो है रिलीजियस सेंटिमेंट से प्रभावित है, जिसको हम सेक्रेट लिटरेचर कहते हैं, जो रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड है, रिलीजन की बात करता है। और एक लिटरेचर जो कहानियों की बात करता है, जो कि सामाजिक ताना बाना की बात करता है, उसको हम कहते हैं सेकुलर लिटरेचर, यानी किसी रिलीजन विशेष का नहीं बल्कि समाज का प्रतिबिंबित करता है। तो अब सेकुलर लिटरेचर में पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत फेमस है। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं ये बुद्धिज़्म से एक प्रकार से जुड़ी हुई हैं, जातक कथाएं जो हैं वो बुद्धिज़्म से जुड़ी है, लेकिन वो सामाजिक ताने बाने के बारे में वर्णन करती हैं, किसी रिलीजन विशेष की बात नहीं करती हैं।
इसी तरह बैताल पचीसी है या उस तरह की जो कहानियाँ उस समय की थी, उन कहानियों में जो समाज का चित्रण है उससे भी हम इतिहास कंस्ट्रक्ट करने में मदद लेते हैं। इसके बाद जो सेक्रेड लिटरेचर है, रामायण महाभारत, तो इनमें जो जगह मेंशन किए गए हैं, जो जगह बताए गए हैं, उन जगहों के बारे में खुदाई होती है, उनके बारे में जो बातें कही गई हैं उसको मैच करने का कोशिश किया जाता है। तो इन सारे बेसिस पे जो है हम अपने इतिहास को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें और जब नीचे चले जाएंगे और नीचे जाएंगे तो जो कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स हैं उनको हमें पता होना चाहिए। जैसे ये लोग 7th क्लास में है, तो 7th क्लास में जब आप जाते हैं तो कभी भी हिस्ट्री कभी भी शुरू होगा तो रिसोर्सेज से शुरू होगा। तो इनमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। इसी प्रकार जब आगे जाएंगे तो अकबर के समय में अकबरनामा लिखा गया था। किसने लिखा है अकबरनामा? अबुल फजल ने अकबरनामा। तो वो उस समय में जो लिटरेचर लिखा गया वो उस समय के बारे में बताएगा, उस व्यक्ति के बारे में बताएगा। हुमायूं के बारे में हुमायूं नामा एक महिला ने लिखा है, क्या नाम है उसका? गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की बेटी थी, उसने हुमायूं नामा लिखा। तो हुमायूं के बारे में वहाँ से पता चलेगा। एक अब्बास खां शेरवानी है, अब्बास खां शेरवानी ने क्या लिखा है? तारीख है शेरशाही। तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है उसके बारे में अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है। तो उसने जो जो वर्णन किया है वो उस आधार पे हम आज जो इतिहास लिखेंगे तो उसके आधार पे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि अच्छा ये बात रेशनली सही है कि नहीं। तो हिस्ट्री हमेशा रेशनलिटी पे बेस्ड होता है। एक छोटी सी घटना आप लोग भी सुने होंगे, ऐसा आप मतलब मान्यताएं हैं कि एक इरफान हबीब के हिस्टोरियंस हैं जो अलीगढ़ स्कूल से प्रभावित हैं। स्कूल क्या होता है कि एक तरह की विचारधारा को स्कूल कहा जाता है। तो इरफान हबीब जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके अच्छे विद्वान हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं। तो एक दिन एक सेमिनार में मैं बैठा था, वो बोल रहे थे तो बड़ा अच्छा बात उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनवाने के बाद जिसने ताजमहल बनाया उसके हाथ काट लिए गए थे, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? तो उन्होंने कहा कि जो ताजमहल बनाया था तो उसका हाथ तो नहीं काटा गया था, उसका गला काटा गया था। भाई हाथ से थोड़ी ताजमहल बना है, वो तो एक विचार से बना है, एक आइडियोलॉजी से बना है। तो कितना इररिलेवेंट बात है। ये बातें प्रचारित कर दी जाती हैं कि ताजमहल बनाने वाले का हाथ काट लिया गया था कि दूसरी जगह ताजमहल ना बना सके। तो रेशनल नहीं है। आम जनता को सुनने में अच्छा लगेगा, निगेटिविटी फैलाने में अच्छा लगेगा, लेकिन ताजमहल विचार की सोच है ना, उतना बड़ा भव्य इमारत सोच से बनेगा न कि हाथ से बनेगा। तो जिसके पास हाथ भी नहीं रहेगा ऐसे करके बैठा रहेगा, बताएगा अच्छा ये पेट जैसे गाइडलाइन देगा वो बन जाएगा। अगर अभी हमारा देश जहाँ भी है तो उसमें जो नेता है वो आके थोड़ी ईंट पत्थर रख रहा है, उसका विजन है, उस विजन के हिसाब से काम हो रहा है। तो अगर वो हाथ से विकलांग होगा तो भी ये विकास होगा या ये काम होगा। तो ये विजनरी चीज़ें होती है। तो निगेटिविटी फैलाने के लिए या लोगों ने सिंपल करने के लिए कह दे के हाथ काट लिए गए, और ऐसा सामान्यतः लोकल लेवल पे फैलाई जाती है। तो जो विद्वान होते हैं वो रेशनली चीज़ों को रखते हैं। इसी तरह एक पुस्तक का नाम है, कुछ पुस्तकों की ही बात कर लेते हैं। एक पुस्तक का नाम है शाहनामा, फिरदौसी ने लिखा है। किसने लिखा है शाहनामा? फिरदौसी ने। तो शाहनामा में एक छोटी सी घटना है, शायद आप लोगों को सुनाया होगा, एक बार फिर से आप लोगों को सुना देते हैं। शतरंज जो खेल है उसके बारे में बताया ना, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। तो उसमें शतरंज के खेल का वर्णन है। उसमें होता क्या है कि एक राजा होता है, एक राजा, और उसकी शादी हुई है, और जो राजा है उससे एक बच्चा होता है, और फिर उस राजा की मृत्यु हो जाती है। तो उस राजा की जो छोटा भाई होता है, सामान्यतः आज भी परिवारों में भी होता है कि अगर बड़ा भाई या डेथ कर गया तो जो छोटा भाई उससे पत्नी की शादी हो जाती है। और चाहे ये सेम प्रोसीजर महिला के पक्ष में भी है कि अगर महिला डेथ कर गई तो उसकी जो छोटी बहन है उससे पति की शादी कर दी जाती है ताकि सामाजिक ताना बाना बना रहे। तो उसमें फिरदौसी का जो शाहनामा है उसमें वर्णन है कि जो बड़ा लड़का था, बड़ा राजा था, जो पहला राजा, उससे एक बेटा हुआ, फिर 4-5 साल बाद उस राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो उसका छोटा भाई था उससे उस रानी की शादी हो जाती है। फिर 2-3 साल बाद उससे भी एक बेटा होता है, और यंग अवस्था भी वो बच्चे बड़े ही होते या एडल्ट होते उससे पहले फिर राजा की भी मृत्यु हो गई। तो रानी ने अपना राजपाट संभाला, यानी 2 बच्चे हुए, दोनों 2 अलग अलग पुरुष से हुए। ठीक, रानी ने राजपाट संभाला, और फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने दोनों को राजपाट बराबर बराबर बांट दिया। और जो बड़ा भाई है उससे कहा कि अपने छोटे भाई के प्रति नम्र रहना, यानी अच्छा व्यवहार करना है। सेम जो है बात है ये बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से भी कहा था, लेकिन ये कहानी उससे पहले की है, 400 साल 500 साल पहले, 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में। तो उसने कहा कि अपने छोटे भाई के प्रति विनम्र रहना, उसकी कभी भी अगर मान लिया अटैक भी कर दे तो तुम उसकी हत्या नहीं करोगे।
बड़े भाई से कहा, नेचुरल है कि बड़ा वाला थोड़ा सीधा होता है और छोटा वाला हमेशा से उदंड होते हैं। कहीं भी देख लीजिएगा, परिवार में भी देख लीजिएगा, वो उल्टा ही करेगा, वो सीधा कभी नहीं करेगा। मैं खुद करता हूँ उल्टा तो उसमें हुआ ठीक, तब राजपाट बढ़ गया। अब राजपाट बढ़ गया तो बड़ा वाला जो भाई है उस पर छोटे वाले भाई ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब अटैक कर दिया तो राज्य की सुरक्षा के लिए जाना ही पड़ेगा। हुमायूं के साथ भी यही हुआ, उसके 3-4 अस्करी, हिंदाल और एक और भाई थे, उन तीनों ने फिर हुमायूं पे ही अटैक कर दिया और फिर हुमायूं को भागना पड़ा। और फिर उसी बीच में शेर शाह सूरी शासक बनता है 1514 टू लेके 1545, यानी 1540 से 45 तक शेर शाह सूरी शासक रहता है भारत में। 55 तक, 55 तक, 55 में वो आता है, लेकिन शेर शाह की मृत्यु 45 में ही हो जाता है। हाँ, शेर शाह उसी में मृत्यु उसकी हो जाती है। 40 से 45 5 साल ही रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी शासन चलता रहता है, कोई और उसके जो क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व हैं या उनके लड़के हैं वो चलाते हैं। खैर, तो उसी तरह जैसे उसने कहा कि राज्य जो है विनम्र होने के लिए, तो अटैक कर दिया। तो बड़ा वाला लड़का जो है अब भैया अपना राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध के मैदान में गया और अपनी, अब छोटे वाले को बहुत अनुभव तो है नहीं, कोई सेना किधर भी घुमा रहा है, इसने एक ऑर्गेनाइज वे में अपनी सेना को आगे बढ़ाया और वो उसकी सेना चारों ओर से, जो राजा है वो गिर गया और घबराहट में वो हार्ट अटैक करके उसकी मृत्यु हो गई, जो दूसरा वाला छोटा वाला भाई था। अब मृत्यु हो गई तो दरबार में जब आया तो उसकी माँ नेचुरल की बड़े वाले के साथ रह रही थी, तो कही कि नहीं तुमने मारा है, बहुत मतलब गुस्सा हो रही थी, बहुत नाराज हो रही थी। तो जो दरबार में विद्वान थे उन्होंने 64 खाने का एक कॉलम बनाया, जैसे ऐसे है ना, तो 64 खाने बनाए, युद्ध का मैदान बनाया और उसमें उन्होंने बताया कि जैसे सेना तो दोनों की बराबर थी, क्योंकि अभी हाल ही में राज्य बटे थे ना, छोटे भाई को भी पास उतने थे, बड़े भाई के पास भी उतना थे, बराबर बटे थे। तो उन्होंने फिर उसमें शतरंज की, वहीं से खेल की ईजाद होता है, तो इसीलिए कहा था कि शतरंज भारत में डेवलप होता है। और अभी 18 साल का एक लड़का है जो विश्व चैंपियन है, उसको हराया नहीं, दूसरे नंबर पे आया है, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा, नाम उसका जानना चाहिए, कभी भी पूछ देगा किसी भी एग्जाम में। तो अब उसमें 64 खाने बनाए गए और जो सैनिक थे उनको प्लॉट किया गया और बताया गया कि कैसे कैसे कौन मूव किया और कैसे चारों तरफ से रानी या जो किंग है वो घिर गया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी से वो शतरंज का खेल निकल के आया और फिर रानी उससे सहमत हुई और बाद में उस खेल को भारत में बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा खेला गया। तो शतरंज का इजाद भारत में हुआ। अगर रेफरेंस की बात करें तो वो पुस्तक है फिरदौसी का शाहनामा। ठीक है।